हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर लेक्चर ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लेक्चर में क्या खास करने वाले हैं हम? आज के लेक्चर में हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन और आगे हम जितना जा पाए उतना कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा मैं इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पाऊँ। अब आज के लेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये लेक्चर में से आप जो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वहाँ के लिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हो, उस पर भी मैं डिस्कस करते चलूंगा हर स्लाइड्स के साथ। एंड आगे हम उसको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वो तो इस लेक्चर में है ही। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 1934 पे। 1934 पे क्या था? एम एन रॉय को आइडिया आया कि हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ये 1934 की बात है। अब इनको जब आइडिया आया कि 34 में हमारी खुद की असेंबली होनी चाहिए, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने वो आइडिया पिच करा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो उस टाइम पर ऑब्वियसली पावर में बेसिकली जो सबसे ऊपर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे हाईएस्ट लेवल के वहाँ पर उस टाइम पर थे, उन्हीं का पार्ट थे एम एन रॉय। तो 1934 में इनको आइडिया आया। 1935 में इन्होंने आईएनसी को पिच करा पूरा का पूरा। एंड उस टाइम पर फिर आईएनसी ने सोचा कि भाई साहब बात तो बिल्कुल सही हो रही है, ये जो है जो अपनी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला काम है, ये काफ़ी बढ़िया अपन प्लान कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद उन्होंने आईएनसी ने सेम चीज़ ब्रिटिशर्स को पिच करी कि देखो यार, अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो हमको बनाने दो, एंड इससे हमारा पूरा अच्छे से एक जो आगे आने वाली फंक्शनिंग होगी वो सब बेटर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ने लगा दिए 5 साल। अब जब इन्होंने पिच करा उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। ब्रिटिशर्स ने 1940 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। 1940 में उसको उन्होंने बोला ऑगस्ट ऑफर। ये हम सबको ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से हमारी अपनी एनसीईआरटी के थ्रू पता ही है, एंड हमने 9th क्लास में 10th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ाई है। 1940 में उसको बोला गया ऑगस्ट ऑफर। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का काम क्या था कि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर चल रही थी और सब लोग वहीं पर एंगेज थे, तो क्रिप्स मिशन ये बोलने आया था सिर्फ और सिर्फ कि भाई साहब थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़े दिन बाद बना लेना। अभी तुम लोग वर्ल्ड वॉर तक जो है वहां तक अपना रुक सकते हो, एंड उसके बाद तुम देख लेना क्या कैसा सीन है तुम्हारा। ठीक है, ऑल टुगेदर यही उसका प्लान था। तो ये काफ़ी एक फेमस फोटोग्राफ है जो कि गांधी जी ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ क्लिक करवाई थी। एंड ये फोटोग्राफ जो है विच डिफाइंस द क्रिप्स मिशन, तो एक इसलिए मैंने एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली लगाई हुई है। उसके बाद अगला आया कैबिनेट मिशन। इसी ने बाद में जाके बनाया कैबिनेट मिशन प्लान, और 1946 में फाइनली इंडिया की बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन प्लान में इन्होंने क्या बोला कि यार देखो, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को पूरी बागडोर लेने दो, एंड जो सारा का सारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला प्लान है वो हम पे छोड़ दो। ये जो इनकी टीम आई थी अगेन इंग्लैंड से, उन्होंने जो टीम भेजी थी वो कह रहे थे कि हम एक्सपर्ट हैं, हमको करने दो। तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर क्या करा कि इन सब के साथ मीटिंग करी, मुस्लिम लीग के साथ मीटिंग करी, आईएनसी के साथ मीटिंग करी। मुस्लिम लीग चाहते थे कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, फिर वो चाहने लगे कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। ऐसे करते करते उनकी डिमांड्स बढ़ती गई। मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि एक होनी चाहिए मुस्लिम लीग की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक होनी चाहिए इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक होनी चाहिए किसकी, प्रिंसली स्टेट्स की असेंबली। तो जो प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पर अलग थे उनको एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दो, इंडिया को अलग करने दो। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम देश को अलग नहीं होने देंगे, ये हमारा एक भारत बनेगा देश ऑल टुगेदर। उसके बाद 1946 में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद, इन तीनों सबके नेगोशिएशंस के बाद, जब फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो उसके बाद 9th दिसंबर वॉज द डे जिस दिन सबसे पहली बार इनकी मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। एंड ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी इलेक्शंस जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो जुलाई और अगस्त में हो चुकी थी, तो वो चीज़ भी हम लिख लेंगे। 9 दिसंबर 1946 ये क्या हो जाता है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि उसी की हेडिंग है तो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद इलेक्शंस अगर कोई पूछेगा तो जुलाई एंड अगस्त में हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब हम थोड़ा इसका डिवीजन देख लेते हैं कि डिवीजन क्या था एग्जैक्टली उसके बाद चलते हैं
ये आप जैसे फोटो देख रहे होगे, ये वाला जो कि आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये सबसे पहली फर्स्ट एवर मीटिंग की ही इमेज है। यहाँ पर पूरे देश से जितने भी लोग जहां जहां से इलेक्ट होकर आए थे सब लोग आए थे। सिर्फ यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उस टाइम की नहीं थी, हु वॉज महात्मा गांधी, क्योंकि उनको पसंद नहीं था ये आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और ऐसा करो, देश को अलग करो, ऐसा ऐसा। क्योंकि उनका कहना था कि सब लोग साथ में रहना चाहिए, सबकी सर्व सहमति से काम होना चाहिए। दूसरा, पूरी की पूरी जो मीटिंग थी, जो ये आइडिया था, इसको किसने बॉयकॉट किया, कौन ऑब्वियसली यहां पर नहीं था, वो थी मुस्लिम लीग। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई साहब अपने में मत जोड़िए हमको, हम अलग हैं, ठीक है। तो यही चीज थी मुस्लिम लीग की, उन्होंने भी ऑब्वियसली इसको बॉयकॉट करा। उसके बाद चलते हैं कि एग्जैक्टली सीट्स का डिवीजन क्या था। 389 सीट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सीट्स थी, उसका डिवीजन दो प्रकार से था। एक था 93 जो कि थे प्रिंसली स्टेट्स, और 296 जो थे वो इंडियन टेरिटरीज थी। इस तरीके से कुछ डिवीजन था जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो। अब इसमें ये जो सारे लोग थे ना, ये लोग क्या थे, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। इस तरीके से आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको अपनी नोटबुक में उतारना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। अब अगर मैं बात करूं अगला, वो ये है कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये बने फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट, बिकॉज ये थे ओल्डेस्ट या फिर एल्डेस्ट हम लिख सकते हैं मेंबर। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आप हमारे हिसाब से चलो, तो उनके यहाँ क्या होता था कि जो भी सबसे पूरे सदन में सबसे ज्यादा एल्डेस्ट होता था, उनको आप बना देते थे क्या, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। उसके बाद अगली पोजीशन किसको मिली, BN राव, राव लिखते हैं ये बने लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये किस दिन की बात हो रही है, ये सब 9 दिसंबर की बात हो रही है। अब जब 11 तारीख आई, 11 तारीख को क्या हुआ, सबने इलेक्ट करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया प्रेसिडेंट, जो कि बाद में जाके देश के भी प्रेसिडेंट बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट एवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो ये चीज भी आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, आराम से लिखो, एंड उसके बाद हम चलते हैं इसके कुछ दिन बाद क्या हुआ। अब अगला आई डेट बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हो जाती है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहर लाल नेहरू, इन्होंने क्या प्रपोज किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। क्या चीज थी, इसको अब एक बार समझते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली एक प्रीफेस था। प्रीफेस किस चीज का वो मैं बताता हूँ अच्छे से। जैसे कि कोई भी किताब होती है, उसमें जो सबसे पहले आगे लिखा रहता है कि इस किताब में आप ये पढ़ेंगे, इसका विजन ये है, मैंने ये किताब इसलिए लिखी, ये डेडिकेटेड है मेरी मम्मी को, मेरे पापा को। कोई भी बुक आप उठा लो, आप ये पढ़ते ही पढ़ते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला प्रीफेस क्या होता है, उसका प्रीएम्बल। तो यही चीज जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे थे, तो हम अपने देश को आधुनिकता की तरफ कैसे ले जाएंगे, मॉडर्न इंडिया कैसा होगा, मैं कैसा सोचता हूँ, और हमारे विचार कैसे होने चाहिए, और ये सारा का सारा किस में लिखा था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में 22 जनवरी, जी हाँ ऑब्वियसली पहली बार नहीं ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट बनी है देश के लिए, इससे पहले भी इसको इंपॉर्टेंस दी गई थी। 22 जनवरी को क्या कर लिया गया, 1947 में अडॉप्ट
एज प्रियम्बल। 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट कर लिया गया इसको एज प्रियम्बल। ये चीज कहाँ तक पहुंचा चुकी है हमको अभी तक? प्रियम्बल तक। आगे चलते हैं प्रियम्बल पे। प्रियम्बल से रिलेटेड चीजें क्या हैं एक बार मैं अच्छे से समझा दे। तो प्रियम्बल में जैसे आप देख रहे होगे, ये जो डिजाइन्स हैं, ये जो कैलीग्राफी है, ये किस किस ने करी, क्या क्या करी, एक बार अपन वो भी लिख लेते हैं तो उससे क्लैरिटी और मिल जाएगी। तो ये जो कैलीग्राफी है प्रियम्बल की नहीं, पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये किसने करी? प्रेम बिहारी रायजादा। उसके बाद ये जो साइड की डिजाइन्स हैं, ये किसने करी? एक बार वो लिख लेते हैं। नंदलाल बोस। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसके बाद मैं आपको एक पूरे के पूरे प्रियम्बल को पढ़ के सुना देता हूं। एक बार हम वर्ड टू वर्ड इसको समझ लेते हैं क्या है एग्जैक्टली एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है मैं वो भी समझा दूंगा। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये कौन किसको बोल रहा है? हम लोग अपने आप से ही बोल रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constituent India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to the citizens। अब एक बार एक एक वर्ड को तोड़कर पढ़ते हैं क्या बात है। सोवरेन का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो, एक एक वर्ड की हेडिंग बनाओ और लिखो कि मैं क्या मीनिंग बोल रहा हूं। सोवरेन का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। दूसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है देश की जो भी एसेंशियल रिसोर्सेज होंगी वो सारी की सारी गवर्नमेंट कंट्रोल में ही होगी, उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। जो भी बहुत ज्यादा एसेंशियल रिसोर्सेज होंगी, जैसे अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो पूरी की पूरी रिसोर्सेज किसके हाथ में अगर होगी, अगर वो सरकार के हाथ में है, तो ऐसी एक इकोनॉमी का एग्जाम्पल बन जाता है रशिया। अब अगर इंडिया की बात करूं तो हर कुछ नहीं है सरकार के हाथ में। एयर इंडिया था, उन्होंने डिसइन्वेस्ट कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया उसको, तो ऐसे वो कर सकते हैं। लेकिन क्या पूरा का पूरा देश प्राइवेटाइज हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। दूसरा वर्ड है सेक्युलर। हमारा देश का खुद का कोई एक रिलीजन नहीं है। द कंट्री द स्टेट डज नॉट फेवर और कैन नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड लिखा हुआ है। ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये किसी भी रिलीजन का राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और ये प्रियम्बल को जितनी भी चीजें यहां पर दी गई हैं उसको क्या बोला गया है? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज इवॉल्व फ्रॉम द केस ऑफ केशवानंद भारती, जो कि 42nd अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो पीपल है उन्हीं की गवर्नमेंट होगी, वही चूज करेंगे और उन्हीं के लिए काम करेगी। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन ने दिया था स्लोगन। ये आपको याद होगा, अगर नहीं पता तो आज मैंने बता दिया। इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। उसके बाद रिपब्लिक, जो हेड ऑफ द स्टेट है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, वो नॉमिनेटेड नहीं होगा। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्ट होके ही आते हैं। यही स्ट्रक्चर बताता है वर्ड रिपब्लिक। उसके बाद हमने क्या बोला प्रियम्बल में कि हम सबको सिक्योर करते हैं, मतलब ये चीजें हम सबको गारंटी कर रहे हैं। क्या चीज? जस्टिस। आपके साथ कहीं भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ हमेशा न्याय होगा। किन 3 चीजों के लिए? सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा। मतलब पॉलिटिक्स में आपको कोई भी खड़े होने से कभी रोक नहीं सकता, आपके साथ उसमें हमेशा भेदभाव नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो कोई भी आपके साथ आपसे वो चीज छीन नहीं सकता है, आपके साथ हमेशा न्याय होगा। पहला सोशल जस्टिस, आपको कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होगा कि मुझे मेरे कास्ट की वजह से कहीं शायद नौकरी लेने से मना कर दिया गया हो। तो अगर मैं अनटचेबल हूं या नहीं हूं, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। सोशल जस्टिस विल बी इंश्योर्ड। अगला वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। मैं कुछ भी सोच सकता हूं,
मैं कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं कुछ भी बिलीव कर सकता हूं, मैं किसी भी फेथ में भरोसा रख सकता हूं, मैं किसी भी भगवान को वर्शिप कर सकता हूं। मेरे पास इतना अधिकार पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। तो ये लिबर्टी जो है ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है फैक्टर। तीसरा पॉइंट क्या है, दैट इज इक्वालिटी। हम सब इक्वल हैं किस मामले में, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, तो मीनिंग क्या है इसका, इसका मीनिंग ये बन जाता है कि जो स्टेटस है मतलब कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, कोई महाराज कोई उससे नीचे वाला गरीब, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब एज इन कोई प्रजा कोई महाराज वाला सिस्टम नहीं है। तो यही चीज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 में बोला गया है, तो वो यहां से एमिनेट हो रहा है। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि अपॉर्चुनिटीज में सबको बराबर से मौका मिलेगा। ठीक है, ये चीज सेकंड पॉइंट बन गई। अब फ्रेटर्निटी की बात हो जाती है। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हम सब भाईचारे से रहेंगे, हम सब यूनिटी से रहेंगे, हम सब की इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब साथ में जुड़कर रहना, ये इंश्योर कर रहा है प्रीएम्बल। उसके बाद इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द 26th डे ऑफ नवंबर, इसको क्या बोला जाता है, संविधान दिवस। संविधान दिवस। और ये संविधान दिवस जो है ये कब से सेलिब्रेट हुआ, अगर कोई पूछे आपको, तो 2015 में सबसे पहली बार सेलिब्रेट हुआ था। 2015 में सबसे पहली बार सेलिब्रेट हुआ, 26 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है। और 26 ऑफ जनवरी को ही लागू क्यों हुआ था, क्योंकि उस दिन 1930 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। ये आपके फैक्टर्स बन जाते हैं जो कि आपको कहानी पता होनी चाहिए, इतनी तो बेसिक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रियम्बल किसको दिया गया है, तो यहां पर साफ क्या लिखा हुआ है, गिव टू आवरसेल्व्स, मतलब हम अपने आप को ही प्रियम्बल दे रहे हैं। सबसे पहले कौन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लास्ट में पढ़ो गिव टू आवरसेल्व्स। ये चीज जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गए। तो यही फैक्टर था जो कि आपको प्रियम्बल में समझना था। एक बार इसको आप नोट्स बना लो जो भी मैंने बोला है। टिल देन आई कैन हैव अ ब्रेक। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास सीधे सीधे आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 ये कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मतलब नाम क्या है ऑल टुगेदर। तो इंडिया का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो एक बार ये चीज समझा देता हूं मैं, ये ऐसा क्यों इंडिया या फिर भारत क्यों, क्योंकि यहां पर एक मॉडर्न नाम इनको सोचना था, तो उस पर डिबेट चल रही थी कि मॉडर्न नाम क्या हो जाएगा, इंडिया, और जो ट्रेडिशनल नाम है वो बन जाएगा भारत। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में से आई है, इसलिए ये चीज। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी गई है, वो सब अपने मन से आए हैं। मतलब यूनाइटेड ऑन देयर ओन, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी गई है। दूसरा, दे कांट सिसीड फ्रॉम द कंट्री। कल को कोई स्टेट अगर ये बोलता है, मध्य प्रदेश अगर बोलता है, यूपी कोई बोलता है कि मुझे अपना खुद का देश बनाना है, मैं इंडिया का पार्ट नहीं रहना चाह रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनी स्टेट, नन ऑफ द स्टेट डू नॉट हैव एनी राइट टू secede फ्रॉम द कंट्री। इंडिया से वो अलग नहीं हो सकता है कभी भी, अगर एक बार जो मिल गया। तो ये चीज। उसके बाद अगला पॉइंट बन जाता है क्या चीज, कि यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने देख लिया। उसके बाद ये फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या, एक बार मैं वो समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा छेनिया थोड़ा मारूंगा तो ये ईंट पूरी की पूरी बाहर निकल के आ जाएगी। इस चीज को बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। बेसिकली बहुत वीक होता है, स्टेट्स के पास अपना फ्लैग, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे प्राइम एग्जांपल यूएसए, उनके जितने भी स्टेट्स हैं, कल को ओहायो बोले, कल को कैलिफोर्निया बोले मुझे अलग होना है, मेरा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, वहां पर आपको यूएस की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और आपको उनके स्टेट्स की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। कल को अगर कैलिफोर्निया बोलता है कि मुझे अपना देश बनाना है, बना सकता है बिल्कुल, वो वहां से अलग हो सकता है। यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा निकाला मैंने, यहाँ से कुछ हुआ तो यहाँ से अलग देश बन जाएगा एक। ठीक है, इंडिया में क्या है, यूनिटरी सिस्टम
का एक प्रॉपर सोल है, वो जो बोलता है कि आप सब जुड़ गए हो साथ में, अब आप अलग नहीं हो सकते हो। यही चीज जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आपके पास कोई पावर नहीं है अब कि आप अलग हो जाओ हमसे, यही चीज बताई गई है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि बाहर के स्टेट्स को आप इंडिया में मिला सकते हो, जैसे कि हमने मिलाया था सिक्किम को। सिक्किम के साथ क्या कहानी हुई थी, सिक्किम जब तिब्बत का हमला हुआ सिक्किम पर, तो सिक्किम को आजादी के बाद इंडिया का पार्ट सिक्किम नहीं था। 1947 में सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था। जब 1974 में सिक्किम पे हमला हुआ तिब्बत की साइड से, ये वाली साइड से जो आपको दिख रही होगी, जब इस साइड से तिब्बत का सिक्किम पर हमला हुआ, तो चाइनीज गवर्नमेंट का काफी प्रेशर बनने लगा। ये लोग काफी डर गए, इन्होंने बोला कि हम इंडिया का पार्ट बनना चाह रहे हैं। इन्होंने इंसर्ट करवाया आर्टिकल 2 है, ये क्या था, ट्रायल वर्जन। ट्रायल वर्जन था कि भाई हम इंडिया का पार्ट बन के देखना चाह रहे हैं कि कैसा लगता है, ठीक है। उसके बाद 1975 में इन्होंने बोला कि हाँ भाई सेटिस्फाइड, प्रीमियम वर्जन ले सकता हूं अब मैं। दैट इज वो 22nd स्टेट बन गया। कब, 1975 में। तो यही चीज ये फोटो दर्शाती है, इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था ये काम। तो यही चीज बोलता है आर्टिकल 2। इसका एग्जाम्पल बन जाता है सिक्किम। अगर मुझे इंडिया के बाहर से कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनानी है, तो आपका वो सारा का सारा प्रोसेस कहां दिया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल 2 में। अब आर्टिकल 3 क्या बोलता है, अगर मुझे इंडिया के अंदर किसी स्टेट को तोड़कर कुछ करना है, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को तोड़कर दूसरा स्टेट बनाना है, एमपी से छत्तीसगढ़ टूटा, यूपी से उत्तराखंड टूटा, बिहार से झारखंड टूटा, ये सारा का सारा सन 2000 में हुआ, ईयर 2000 में। ये सब किस आर्टिकल के अंडर होता है, पीछे दिख रहा होगा आपको, ये सब होता है आर्टिकल 3 के अंडर। किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, ठीक है, आपने पहले उत्तरांचल रखा था, आपने उसको उत्तराखंड कर दिया, कैसे किया, आर्टिकल 3 के अंडर किया। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे होती हैं, ये आर्टिकल 3 का पार्ट होता है। एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात होती है यहाँ पर। किसी का एरिया कम करना है, किसी का एरिया बढ़ाना है। जैसे मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लूं, पहले मध्य प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी नागपुर। नागपुर पहले एमपी का पार्ट था, बीच में इनकी कुछ ट्रीटी हुई, एमपी में से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स कम करे और वो डिस्ट्रिक्ट्स गए महाराष्ट्र के पास। तो आपने एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया क्या करा, कम करा, और आपने महाराष्ट्र को कुछ एरिया दिया। ये चीज कहाँ, इंक्रीज डिक्रीज, ये सारा का सारा आर्टिकल 3 के थ्रू होता है। तो यही चीज बोली गई थी आर्टिकल 3 में। अगला चलते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 2002 का, यहाँ पर एमपी से बना छत्तीसगढ़, फिर यूपी से बना उत्तराखंड, और बिहार से बना झारखंड। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये किस ईयर की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर 2000 की बात हो रही है। पहले एमपी कितना बड़ा हुआ करता था, पहले एमपी हुआ करता था इतना बड़ा, जो आपको दिख रहा होगा। पहले बिहार हुआ करता था इतना बड़ा, पहले यूपी हुआ करता था इतना बड़ा। तो ये चीजें हैं जो कि आपको मैप के थ्रू दिख रही होंगी, एंड मैंने दिखाने की कोशिश भी करी है। अगला चलते हैं आगे। आगे है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, अगर आपको किसी भी स्टेट को बाहर से अंदर लेना है, कंट्री में अंदर वाले एग्जिस्टिंग स्टेट का कुछ नामकरण करना है, कुछ चेंज करना है, आपको आर्टिकल 368 के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 क्या बोलता है, अमेंडमेंट प्रोसेसेस, मतलब आपको प्रेसिडेंट की असेंट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकल 4 यही साफ साफ बोलता है, बहुत ईजी है समझने के लिए। अगला चलते हैं आगे। अब बात करते हैं थोड़ी हम सिटीजनशिप के बारे में कि सिटीजनशिप एग्जैक्टली है क्या। भारत की नागरिकता का मतलब है कि आपको इंडियन कहलाने का अधिकार मिला है, आप इंडिया के सिटीजन हो। और आप सिटीजन कैसे हो सकते हो, क्या क्या है, आर्टिकल्स आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोग, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोला क्या जा रहा है। जो लोग इंडिया में बॉर्न हुए थे वो इंडियन कहलाएंगे, सबसे पहली चीज। जिनके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे वो लोग इंडियन कहलाएंगे। ये किस दिन की बात हो रही है, 1950 की बात हो रही है, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। क्योंकि बहुत टाइम तक क्या था कि जैसे गदर पार्टी चल रही थी कनाडा में, वहां पर हम देखेंगे कि उनके पेरेंट्स तो इंडियन थे, लेकिन क्या पता उनका बच्चा वहां पैदा हुआ हो किसी का। तो यही चीजें, उनका बच्चा क्या कहलाएगा, इंडियन कहलाएगा। जो ऑब्वियसली जैसे हम लोग सब के दादा दादी कैसे इंडियन हुए, क्योंकि वो इंडिया में बॉर्न हुए थे। तो सबसे पहली कंडीशन 99% ऑफ द कंट्री पर लग गई
या फिर जो भी पर्सन ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा था इंडिया में, कब, फॉर नॉट लेस देन 5 years। मतलब अगर 1950 की बात हो रही है तो उसको मिनिमम 1945 से इंडिया में रहना चाहिए, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। इसका प्राइम एग्जाम्पल एनी बेसेंट, वो इंडियन सिटीजन ऐसे ही बनी थी तो नहीं वो इंडिया की, लेकिन वो ऐसे ही थर्ड क्लॉज के थ्रू इंडियन बनी थी। अगला पॉइंट हो जाता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आया, वो आर्टिकल 6 का पार्ट बन जाता है। बहुत लोग जो थे वो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, ये मैप आपको दिख रहा होगा। इसमें इन्होंने एक डेट दे दी थी कि इस दिन के बाद जो भी आया, ठीक है, जैसे 19 जुलाई इन्होंने डेट रखी, कब की, 1948, 19 जुलाई 1948। अब इन्होंने एक बेंचमार्क मान दिया, इसके पहले जो भी इंडिया में आया है, नो वरीज, यू कैन बी एन इंडियन सिटीजन, साफ साफ ये बता दिया, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। इसके बाद जो भी इंडिया में आया, उनको क्या करना था, उनको फिल करना था एक फॉर्म, उसको क्या बोलते थे, परमिट। बेसिकली आप क्या करो, फिल करो परमिट, आपको वो परमिट फिल करने के बाद रुकना पड़ेगा 6 months, 6 months की वेटिंग, तब आपको जाके हम बना देंगे इंडियन सिटीजन। तो ये उस टाइम के लिए ही स्पेसिफिकली अप्लाई होता था जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उतना ही आपको याद रखना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी रैंडम एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हो गया, कुछ लोग जो इंडिया से गए पाकिस्तान, फिर वहीं पर रहने लगे, फिर उनको पसंद नहीं आया तो फिर वो वापस आ गए, ठीक है, उनके लिए है। तो इंडिया से पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से इंडिया, तो अब ये लोग क्या इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, एक बार ये पढ़ लेते हैं। ये आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 क्या बोलता है, जो भी लोग 1 मार्च 1947, अब इसके पहले, इसके बाद, ठीक है, ये चार्ट्स अगर आप बना लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। जो भी इसके पहले आ गया इंडिया, नो वरीज, ठीक है। जो भी इसके बाद आया इंडिया, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, परमिट भरो और क्या करो, आप 6 months वेट करो। ये चीज क्लियर है। ये जो आर्टिकल 6 और 7 है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से था, अभी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत खास रेलेवेंस नहीं रखता है, तो इसीलिए हम इतना ज़्यादा इस पे एम्फेसिस ना करते हुए चलेंगे आर्टिकल 8 पर। आर्टिकल 8 क्या बोलता है, आर्टिकल 8 ये बोलता है अगर आपके पेरेंट्स इंडियन हैं तो आप भी इंडियन कहलाओगे। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे ये, अगर आपके पेरेंट्स बाहर चले गए, बाहर चले गए और आप वहीं बाहर किसी और कंट्री में पैदा हो गए, लेकिन आपके पेरेंट्स क्या हैं, इंडियन हैं, तो आप भी क्या कहलाओगे, इंडियन सिटीजन। ये सिंपली बोलता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 की बात करूं तो आर्टिकल 9 क्या है, अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है तो ऑब्वियसली आप इंडियन नहीं रहोगे। सिंपली अगर आपको याद रखने के पर्सपेक्टिव से समझना है तो मैं एक लाइन में अगर बताना चाहूं तो तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, ऐसे आप आर्टिकल 9 याद रख सकते हो। अगर आप राजा बाबू बन के बिल्कुल बाहर चले गए हो, आपको अपना देश प्यारा नहीं है या फिर आपको दूसरा देश ज्यादा प्यारा लगने लगा है, तो यू वोंट बी एन इंडियन सिटीजन एनी मोर, ठीक है। ये चीज बताई गई है आर्टिकल में, पीछे यही सब लिखा हुआ है, ठीक। तो वॉलेंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, वो इंडियन सिटीजन नहीं होगा आज से, जिस भी दिन से उन्होंने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है, इतना ही बोला गया है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, आर्टिकल 10 ये बोलता है कि जो भी आपकी सिटीजनशिप है वो रहेगी कंटिन्यूड। आपकी सिटीजनशिप आपसे कोई नहीं छीन सकता है जब तक आप देश के अगेंस्ट कोई काम ना कर दो, अगेंस्ट द कंट्री। कोई भी ऐसा काम ना कर दो जो कि पार्लियामेंट ने बोला है कि गलत है,
अगेंस्ट द कंट्री अगर आप कुछ करते हो आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, पत्थरबाजी, ऐसा कुछ काम जो कि देश में अराजकता फैलाता है, देश के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसे केस में आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है। आर्टिकल 10 सिर्फ इतना बोलता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई लॉज बनाएंगे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। ठीक है, CAA NRC उस पार्लियामेंट में भी कौन बनाएगा? होम मिनिस्ट्री। तो CAA NRC पर इतना जो विवाद हुआ वो होम मिनिस्टर के लिए इतना ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि होम मिनिस्ट्री ही बनाती है लॉज। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि हमने समझी। एंड यही चीज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ इस वीडियो के थ्रू, हमने बहुत मेजर पार्ट कवर कर लिया है। अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, इसी सीरीज़ का जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है उसमें हम ये समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, आपके मौलिक अधिकार क्या होते हैं। जब आप ये समझ जाओ तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको बहुत चीज़ें इसमें से अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच।